बिहार में, जो कि चंपारण सत्याग्रह तो बिहार में ही हुआ था, लेकिन हम बिहार के संदर्भ में इसे विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ किसान आंदोलन की एक सशक्त परंपरा देखी जा सकती है। इसी तरह बिहार राज्य भी एक कृषि प्रधान राज्य रहा है और यहाँ भी हमें किसान आंदोलन के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। बिहार में औपनिवेशिक शासन के दौरान अनेक ऐसे कानून बनाए गए जिसने किसानों के शोषण को जन्म दिया, जिससे किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली गई। किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति ने कृषक असंतोष को जन्म दिया, जिसकी अभिव्यक्ति हमें समय समय पर किसान आंदोलन के रूप में देखने को मिलती है। चंपारण सत्याग्रह को इसके प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि आंदोलन के कारण। तो आंदोलन के कारण में सबसे पहला दिया है औपनिवेशिक नीति। औपनिवेशिक शासन के आरंभ होते ही देश में ऐसी अनेक प्रकार की कर व्यवस्थाएं लागू की गई जिनसे कि भारतीय किसानों का शोषण लगातार होता चला गया। औपनिवेशिक भू राजस्व नीति और कृषि का वाणिज्यीकरण जैसी व्यवस्था ने औपनिवेशिक शोषण को संस्थागत आधार प्रदान किया। इन्हीं के बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औद्योगिक अर्थव्यवस्था की पूरक के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले चंपारण के किसानों की हालत कर के बोझ से दयनीय होती चली गई। ठीक है, दूसरा देखिए, तीन कठिया पद्धति। चंपारण में अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा वहाँ के किसानों से एक अनुबंध किया गया, जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने पर को विवश किया गया। इसे तीन कठिया पद्धति कहा गया। इस पद्धति ने धीरे धीरे चंपारण के किसानों में नीलहों गोरों के प्रति असंतोष को जन्म दिया। इसके पीछे कारण यह था कि किसानों को न ही उचित मजदूरी दी जाती थी और न ही नील की खेती मिट्टी के स्वास्थ्य की दृष्टि से ही उपयुक्त थी। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति तो प्रभावित होती ही थी, साथ ही फसल चक्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। 19वीं सदी को खत्म होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील को बाजार से बाहर कर दिया। फलतः किसानों की स्थिति और भी दयनीय होने लगी। अब किसान इसकी खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। जो किसान इस खेती से छुटकारा पाना चाहते थे उन पर मनमाने ढंग से लगान एवं कुछ अन्य गैर कानूनी कर बढ़ा दिए जाते थे। कर वसूली की विधि भी बर्बर और अमानवीय थी। यही वह पृष्ठभूमि है जिससे गोरे नीलहों और जमींदारों के प्रति असंतोष को जन्म दिया और इसी की परिणति चंपारण विद्रोह के रूप में देखने को मिली। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कारण हमने देखा। अब देख लेते हैं कि चंपारण आंदोलन और लखनऊ अधिवेशन दोनों में क्या संबंध है। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार का प्रतिनिधित्व ब्रजकिशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल जैसे चंपारण के किसान नेताओं द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद ने गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष से प्रभावित होकर उनसे मुलाकात की और उन्हें चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति से अवगत कराया और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी का चंपारण आगमन हुआ। गांधी जी के आगमन के पहले ही गांधी जी चंपारण के आम जनों में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे, जिसके कारण उनकी लड़ाई थोड़ी आसान हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि नील की खेती पर 1917 ईस्वी में पहली बार आंदोलन हुआ है। इससे पहले भी 1859-60 ईस्वी, 1908 ईस्वी और राजकुमार शुक्ल के द्वारा 1914 में नीलहों के विरुद्ध आंदोलन हो चुके हैं। आपने देखा होगा नील विद्रोह के बारे में, जो कि 1859-60 में हुआ था। लेकिन ये आंदोलन क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय आंदोलन थे। लेकिन 1917 में गांधी जी के सशक्त हस्तक्षेप से इस आंदोलन को व्यापक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। ठीक है, ये है। अब गांधी जी का चंपारण आगमन, इसे देख लेते हैं। तो गांधी जी का एकमात्र उद्देश्य किसानों की समस्याओं को समझना और उसका समाधान प्रस्तुत करना था, ताकि नील की खेती करने वाले किसान को उनकी दयनीय स्थिति से उबारा जा सके। इस संबंध में गांधी जी 11 अप्रैल मुजफ्फरपुर में बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री J.M. विल्सन से मुलाकात कर उसे अपने आने का मकसद बताया, लेकिन विल्सन ने गांधी जी को किसी भी प्रकार की सहायता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर L.F. मोरगेट से मुलाकात की, लेकिन यहाँ भी गांधी जी को कोई आश्वासन
नहीं मिला। मॉर्गेट ने न केवल जांच और सहायता करने से इनकार किया बल्कि धारा 144 लगाकर गांधी जी को चंपारण पहुंचने से रोकने की भी कोशिश की। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंच गए। उनको बाबू गोरख प्रसाद के घर में ठहराया गया। अगले दिन एक गांव के एक प्रतिष्ठित गृहस्थ पर अत्याचार की ताज़ा खबर मिलने से उन्होंने वहां जाने का निर्णय लिया। रास्ते में उनको तुरंत चंपारण छोड़ने का कलेक्टर का आदेश मिल गया, जिस पर लिखा था, आपसे शांति भंग होने का खतरा है। गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत उनका देश है और अपने देश में उनको कहीं भी आने जाने और काम करने की पूर्ण आज़ादी है और इसमें वे किसी भी प्रकार के अवरोध या बंदिश को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने जिलाधिकारी के ऐसे आदेश को न मानने का अपराध किया है, अतः उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अदालत से सज़ा की मांग की। अदालत के कहने के बावजूद गांधी जी न तो जमानत राशि भरने के लिए राजी हुए और न ही चंपारण छोड़ने के लिए। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने मामले को तुल देना जरूरी नहीं समझा और स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने का निर्देश जारी किया। अंततः गांधी जी को रिहा कर दिया गया और चंपारण जाकर जांच प्रक्रिया को शुरू करने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई। इस प्रकरण में गांधी जी ने अपने सहयोगियों को यह समझाने में सफल रहे कि सत्य और न्याय की लड़ाई में जेल जाना बुरी बात नहीं है, बल्कि सम्मान की बात है। इस बात को उन्होंने अपने आचरण से साबित भी कर दिया। आंदोलन के शुरुआती दौर में गांधी जी अपने सहयोगी ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी आदि के साथ सुबह गांव में निकल जाते और दिन भर घूमकर बयान दर्ज करते। इस क्रम में उनके द्वारा लगभग 2900 गाँवों के तकरीबन 13,000 रैयतों की स्थिति का आकलन किया गया। लेकिन चंपारण के किसानों से मुलाकात के क्रम में गांधी जी को लगातार ब्रिटिश सत्ता और नीलहे गोरों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन गांधी जी से थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए। इस प्रकार के विरोधों के बावजूद उन्होंने अपनी जांच जारी रखी। जब दबाव बनाकर अंग्रेजी सरकार ने पुनः एक बार जांच प्रक्रिया रोकने की कोशिश की तो गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि जब तक चंपारण के किसानों को राहत नहीं मिलेगी तब तक उनका बिहार से जाने का कोई इरादा नहीं है। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि जांच पड़ताल समाप्त कर रैयतों की शिकायत का निदान करें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंपारण कृषि समिति का गठन। इस प्रकार के तमाम प्रयासों के बावजूद गांधी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी और ब्रिटिश सरकार के लिए गांधी जी द्वारा किए जा रहे इन शांतिपूर्ण प्रयासों को अनुचित ढंग से दमन करना एवं रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अंततः बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और गांधी जी से बातचीत के पश्चात उन्होंने जुलाई 1917 ईस्वी में किसानों के कष्टों की जांच के लिए एफजी सलाई की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाने का निर्णय किया, जो चंपारण कृषि समिति यानी चंपारण एग्रेरियन कमेटी कहलाई। इस समिति में अन्य सदस्यों में गांधी जी, राजा हरिहर प्रसाद, एलसी अदामी, नारायण सिंह, डीजे रीड एवं सी रैनी थे। अक्टूबर 1917 में जांच समिति ने इन सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि नीलहों द्वारा अवैध वसूली गई राशि का 25% हिस्सा रैयतों को लौटाया जाए, तिनकठिया पद्धति समाप्त किया जाए। मार्च 1918 तक चंपारण कृषि बिल पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। इसके साथ ही तिनकठिया समेत कृषि संबंधी अन्य सभी अवैध कानून समाप्त कर दिए गए जो अब तक प्रचलन में थे। इसके बाद नील की खेती नीलहों के लिए लाभप्रद नहीं रही और शीघ्र ही चंपारण से नील बागान मालिकों का पलायन प्रारंभ हो गया। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के अन्य प्रमुख सहयोगी थे राजकुमार शुक्ल, धरणीधर बाबू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजहरूल हक, पोलक और शंभू शरण, नरहरि पारिख, आचार्य जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, ये सभी इनके प्रमुख सहयोगी थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि चंपारण आंदोलन का महत्व क्या था। तो महात्मा गांधी का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में सशक्त रूप से प्रवेश हुआ। गांधी जी द्वारा अहिंसा व सत्याग्रह जैसे नवीनतम तकनीकी विचारों का सफल प्रयोग, यहीं से किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया।
तथा इसमें राष्ट्रीय नेताओं का किसानों को समर्थन प्राप्त हुआ। इस आंदोलन ने नरमपंथी व गरमपंथी के अंतर को निराधार साबित कर दिया कि गांधी जी की किसानों के साथ साथ आम जनों पर भी पकड़ मजबूत हो गई। चंपारण में सत्याग्रह का नवीनतम प्रयोग करने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी अब महात्मा गांधी बन गए। इनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई। इस आंदोलन से प्रेरित होकर बाद में अनेक किसान आंदोलन शुरू किए गए, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं ने किया, जैसे कि खेड़ा, अवध, ये सभी। अब वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता को देखें तो वर्ष 2017 में बिहार राज्य समेत पूरे देश में चंपारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। लेकिन देखा जाए तो आज भी देश के कई हिस्सों में किसानों की आत्महत्या की खबर आ रही है। इतना ही नहीं, सरकार के सर्वेक्षण ने भी ये साफ बतलाया है कि लगभग 40% देश के किसान खेती छोड़ने को तैयार बैठे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की 20वीं सदी के दूसरे दशक में बिहार के चंपारण के किसान नील की खेती को छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं था, जिसके कारण उनके द्वारा इस अलाभप्रद कृषि को मजबूरी में अपनाना पड़ रहा था। यह स्थिति भारतीय किसानों की विकट परिस्थिति को दर्शाती है। ऐसी स्थिति में हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि चंपारण के किसानों के पक्ष में गांधी जी द्वारा की गई कोशिशों और औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध किया गया संघर्ष कहीं व्यर्थ तो नहीं था। यहाँ हमें एक बात ध्यान देनी चाहिए कि उस समय देश गुलाम था, लेकिन आज देश आज़ाद है। भले ही आज औपनिवेशिक शासन और उनके शोषण का अंत हो चुका है, लेकिन गौर से देखें तो 1917 के परिदृश्य और आज के परिदृश्य में कोई खासा अंतर नहीं दिखता है, क्योंकि कृषि के वाणिज्यीकरण के रूप में बाजारवादी ताकतों ने उस समय भी कृषकों का शोषण किया और आज भी कुछ उसी तरह की बाजारवादी ताकतों द्वारा कृषकों का शोषण किया जा रहा है। आज जो है बाजारवादी ताकतें और उनका शोषण इतना प्रभावी रूप से मौजूद है कि हमारे कृषकों के लिए गुलामी और आज़ादी में फ़र्क कर पाना मुश्किल हो गया है। आज उनकी सुध लेने वाला न तो कोई राजनीतिक नेतृत्व है और न ही कोई गांधी जी जैसा व्यक्तित्व उनके लिए संघर्ष करने की तैयारी में है। इसी पृष्ठभूमि के अंतर्गत चंपारण सत्याग्रह के संघर्ष एवं इसमें छुपे संदेश की प्रासंगिकता के प्रश्न पर विचार करना जरूरी हो जाता है। अब आलोचना को देखें तो इस आंदोलन के संदर्भ में कुछ आलोचकों का कहना है कि गांधी जी ने अवैध वसूली की पूरी वापसी यानी कि 100% की मांग क्यों नहीं की, इसलिए इसे एक सफल आंदोलन नहीं कहा जा सकता। लेकिन गांधी जी का कहना था कि 25% यानी 1/4 भाग जो है रकम वापस करना भी बागान मालिकों के लिए एक अपमानजनक बात थी। इससे वे बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। भले ही लगान की 100% वापसी की मांग न करने के लिए गांधी जी की आलोचना की जाती रही हो, पर यह इस मायने में सफल रहा कि ये अपनी मांग के अनुरूप 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने, रैयतों को रियायत दिला पाने में सफल रहा। इसने यह साबित कर दिया कि सविनय अवज्ञा और शांतिपूर्ण प्रतिरोध के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता तथा प्रशासन को झुकने तथा वाजिब मांग को स्वीकारने के लिए विवश किया जा सकता है। यद्यपि यह सत्य बात थी कि इतने भर से किसानों का कष्ट दूर होने वाला नहीं था, लेकिन पहली बार शांतिपूर्ण जन विरोध के माध्यम से सरकार को अपनी कुछ मांगों को मनवाने के लिए मजबूर कर देना तात्कालीन समय के अनुरूप यह एक बड़ी उपलब्धि थी। गांधी जी द्वारा इस विजय को नैतिक रूप प्रदान किया गया, जबकि आलोचकों ने इसे अपनी महत्वाकांक्षी नज़रों से देखने की कोशिश की।